नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम बात करेंगे लागतों का वर्गीकरण एवं तत्व। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। लागतों का वर्गीकरण एवं तत्व। किसी भी वस्तु के निर्माण में या सेवा की पूर्ति में जो भी खर्चे आते हैं उनको लागत कहा जाता है। और किसी वस्तु के निर्माण में या फिर सेवा की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के वे होते हैं। सेवा की पूर्ति से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे कोई वकील है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कोई डॉक्टर है, वो अपनी ऑफिस खोल के बैठता है और फिर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वकील की सेवाएं हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी सेवाएं, या फिर डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो उन लोगों को जो सेवा की पूर्ति करते हैं उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के खर्चे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वकील है, वो अपनी ऑफिस खोल के बैठा है, तो उसके ऑफिस का किराया, फिर उसने ऑफिस में फर्नीचर बनवा के रखा है तो उस फर्नीचर की लागत या फिर फर्नीचर का किराया या फिर जो फर्नीचर की लागत आई है उस पर जो प्रतिवर्ष लगने वाला मूल्यह्रास, ऑफिस में जो लाइटिंग का खर्चा है, उसको एक असिस्टेंट रखना पड़ता है, उसको दिया जाने वाला वेतन। इस प्रकार से सेवा की पूर्ति के संबंध में भी विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं। लेकिन हम यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करते हैं वस्तु के निर्माण से संबंधित। तो वस्तु के निर्माण में भी कई प्रकार के खर्चे होते हैं और अगर उन खर्चों को वर्गीकृत किया जाए तो मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्यतः 3 खर्चों के रूप में उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मूल रूप से अगर वर्गीकरण किया जाए लागत का, तो किसी भी वस्तु के निर्माण में सामग्री की लागत, यहां पर सामग्री का मतलब है कच्चा माल। दूसरा, मजदूरी की लागत, यहां पर मजदूरी से हमारा तात्पर्य है श्रम। और तीसरा, अन्य व्यय, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। सामग्री किसी भी वस्तु के निर्माण में लगने वाला एक पदार्थ है जो उस वस्तु का निर्माण उस पदार्थ से किया जाता है। तो सामग्री की लागत में, जो सामग्री की हम बात कर रहे हैं, तो सामग्री की लागत में सामग्री का मूल्य प्लस कर, किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाता है। जैसे वर्तमान में भारत में जीएसटी लगाया जाता है। पहले एक्साइज ड्यूटी, वैट लगाए जाते थे, अभी जीएसटी लगाया जाता है। तो सामग्री का मूल्य, फिर उस पर लगने वाला कर, फिर जब उस कच्चे माल को आपूर्तिकर्ता से कारखाने तक लाया जाता है तब माल का जो रास्ते के लिए माल का बीमा करवाया जाता है, तो बीमा संबंधी व्यय, फिर जो माल को आपूर्तिकर्ता के यहाँ से कारखाने तक लाया जा रहा है तो उसके संबंध में चुकाया जाने वाला भाड़ा। इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो भी सामग्री की लागत में जोड़े जाते हैं। तो सामग्री पदार्थ है जिससे वस्तु का निर्माण किया जाता है। दूसरा वर्गीकरण हम अगर करें लागत का, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है मजदूरी। मजदूरी, यहाँ पर मजदूरी से हमारा तात्पर्य मजदूरी और वेतन दोनों से है। और वेतन के अलावा, नगद वेतन के अलावा, यहाँ पर जो है कंपनी अपने कर्मचारियों को, श्रमिकों को जो है कई प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। तो उन सभी सुविधाओं का मूल्य और जो नगद में जो वेतन दिया जाता है, नगद राशि, इन सब को मिला के जो है कॉस्ट, जो लागत है, वो मजदूरी की लागत आती है। वेतन और मजदूरी दोनों सम्मिलित होते हैं मजदूरी में। अन्य व्यय, वस्तु के निर्माण में सामग्री और मजदूरी के अलावा कई अन्य खर्चे भी होते हैं। वो इन दोनों के अलावा जो भी खर्चा है वो सारा अन्य व्ययों में माना जाता है, अन्य व्ययों के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कारखाने का किराया हुआ, मशीनों का मूल्यह्रास हुआ,
लाइटिंग का खर्चा। इस प्रकार से जो भी सामग्री और मजदूरी के अलावा जो भी खर्चे हैं वो अन्य व्ययों के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमने इनका मूल रूप से जो वर्गीकरण किया है सामग्री, मजदूरी और अन्य व्ययों के रूप में, ये जो मूल वर्ग है यही लागत के तत्व भी कहलाते हैं। तो लागत के 3 तत्व हैं मुख्य रूप से, सामग्री, मजदूरी और अन्य व्यय। अब इन तत्वों को हम प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री के रूप में भी वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री की बात करें तो जो प्रत्यक्ष सामग्री है और अप्रत्यक्ष सामग्री दोनों में क्या अंतर होता है? प्रत्यक्ष सामग्री जो है वो वस्तु का अंग बन जाती है, यानी कि प्रत्यक्ष सामग्री ही वस्तु का निर्माण करती है। यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें, अगर हम फर्नीचर का उदाहरण लें तो फर्नीचर में जो लकड़ी है वो प्रत्यक्ष सामग्री है। लकड़ी जो है वो वस्तु का अंग बन जाती है, तो इसलिए प्रत्यक्ष सामग्री जो है वस्तु का अंग बन जाती है। और जो अप्रत्यक्ष सामग्री होती है वो वस्तु के निर्माण में सहायक होती है, वस्तु का अंग नहीं बनती। जैसे फर्नीचर के निर्माण में अगर हम बात करें किसी टेबल के निर्माण के लिए, तो उसमें जो कीलें लगती है या जो फेविकोल है वो अप्रत्यक्ष सामग्री का उदाहरण है, क्योंकि वो वस्तु के निर्माण में सहायक होती है। तो प्रत्यक्ष सामग्री वस्तु का अंग बन जाती है और अप्रत्यक्ष सामग्री वस्तु के निर्माण में सहायक होती है, वस्तु के निर्माण में सहायक होती है। दूसरा, प्रत्यक्ष सामग्री बहुत अधिक खर्चीली होती है, महंगी होती है, अधिक महंगी होती है, और जबकि अप्रत्यक्ष सामग्री तुलनात्मक रूप से बहुत सस्ती होती है। जैसे मशीनों में लगने वाला तेल, ग्रीस, ये भी अप्रत्यक्ष सामग्री का उदाहरण है। और तीसरा अगर अंतर देखें हम तो जो प्रत्यक्ष सामग्री है उसका इकाई के हिसाब से अलग अलग हिसाब रखा जा सकता है, प्रत्येक इकाई के हिसाब से। जैसे हम फर्नीचर की बात कर रहे थे तो कौन सी टेबल में या कौन सी कुर्सी में कितनी लकड़ी लगी, इसका हम अलग अलग हिसाब रख सकते हैं। तो इकाई के हिसाब से, इकाई के अनुसार यानी उत्पादन इकाई के अनुसार अलग अलग हिसाब रखा जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष सामग्री का इकाई के अनुसार अलग अलग हिसाब रखना संभव नहीं होता, अव्यवहारिक होता है और असुविधाजनक भी होता है। इकाई के अनुसार अलग अलग हिसाब रखना अव्यवहारिक एवं असुविधाजनक होता। जो अप्रत्यक्ष सामग्री है उसका हम अलग अलग हिसाब नहीं रख सकते। जैसे हम बात कर रहे थे फर्नीचर की, तो जो फर्नीचर में जो फेविकोल लगा है या फिर जो कीलें लगी है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते, और ये व्यवहारिक भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है कि कौन सी कुर्सी में या कौन सी टेबल में कितना जो है ग्राम फेविकोल लगा या कितनी कीलें लगी। तो अगर इसका हिसाब रखने भी जाएंगे तो भी बहुत असुविधाजनक होगा और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। लागत का जो दूसरा तत्व है मजदूरी, मजदूरी को भी हम मजदूरी या फिर श्रम, इसको भी हम आगे वर्गीकृत कर सकते हैं प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम में मुख्यतः अंतर यही है कि प्रत्यक्ष श्रम किसी वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। मान लीजिए कि ये कारखाना है और इस कारखाने में जो मजदूर वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ मजदूर ये जो वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं, ये वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और
जो इनकी मजदूरी है, इनकी मजदूरी को इकाई के अनुसार बांटा भी जा सकता है। इनकी मजदूरी को प्रत्यक्ष श्रम का इकाई के अनुसार अलग अलग हिसाब भी रखा जा सकता है। तो ये लोग मजदूरी, ये जो है श्रमिक हैं, प्रत्यक्ष श्रम जो है वो वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और इस कारखाने में अगर यहाँ पे कारखाना प्रबंधक बैठता है, मैनेजर बैठता है, तो उसको चुकाया जाने वाला जो वेतन है वो अप्रत्यक्ष श्रम कहलाएगा, क्योंकि ये वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का निर्माण इस कारखाने में हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर बैठा है, केवल प्रबंध कर रहा है। तो इसको जो प्रबंधक को दिया जाने वाला वेतन अप्रत्यक्ष श्रम होगा, क्योंकि ये वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो मुख्य अंतर यही होता है प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम में। और तीसरा तत्व है अन्य व्यय। अन्य व्यय, इसको भी हम प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्यक्ष व्यय होता है उस वस्तु के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया गया व्यय। यहाँ हम बात कर रहे थे फर्नीचर की, तो मान लीजिए किसी टेबल कुर्सी की पर्टिकुलर कोई डिजाइन बनाई गई, तो किसी विशेष डिजाइन के लिए जो खर्चा किया गया, उसके लिए जो खर्चा किया गया है डिजाइन के लिए, वो प्रत्यक्ष व्यय में शामिल होगा, क्योंकि वो वस्तु के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। या फिर मान लीजिए किसी भवन का निर्माण हो रहा है, तो उस भवन के निर्माण के लिए कोई नक्शा बनवाया गया, तो वो नक्शा जो बनवाया गया है वो नक्शा प्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो उस भवन के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यय है। और अप्रत्यक्ष व्यय ये है, जैसे यहाँ पर वस्तु का निर्माण हो रहा है कारखाने में, तो ये जो कारखाना है, इस कारखाने का किराया, जो मशीनें उत्पादन में लगी, उन मशीनों का मूल्यह्रास, यहाँ पे जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो, और जो मशीनों के लिए जो पावर सप्लाई हो रही है उसका खर्चा, और जो यहाँ पे कारखाना प्रबंधक जो बैठा है, उस ऑफिस का जो है लाइटिंग का खर्चा, इस ऑफिस का किराया, या फिर जो फर्नीचर है उसका मूल्यह्रास, ये सारी चीजें जो वस्तु के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ऐसे सारे खर्चे जो वस्तु के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो हमने लागत का वर्गीकरण कर लिया। लागत को मूल रूप से 3 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वो है सामग्री, मजदूरी और अन्य व्यय। और जो लागत का जो मूल वर्गीकरण है, जो मूल वर्ग है, वही लागत के तत्व कहलाते हैं, सामग्री, मजदूरी और अन्य व्यय। और इन तीनों तत्वों को हम आगे भी वर्गीकृत कर सकते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, तो वो यहाँ पर हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि जो तत्वों का वर्गीकरण हमने किया, यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष सामग्री प्लस अप्रत्यक्ष सामग्री, तो सामग्री में दोनों सम्मिलित है, सामग्री की लागत में मजदूरी में प्रत्यक्ष मजदूरी या प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष मजदूरी, और तीसरा अन्य व्यय। अन्य व्यय में प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। अब अगर हम लागत की बात करें, तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो खर्चे हो रहे हैं, तीनों खर्चे, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों को मिला के मूल लागत कहा जाता है। इनको मिलाकर जो लागत आती है उसको मूल लागत कहा जाता है। ये जो कारखाना है, ये तीनों खर्चे कारखाने से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। प्रत्यक्ष सामग्री, यहाँ पर वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो वो सामग्री ले जाई जाएगी और फिर वस्तु का निर्माण किया जाएगा, तो वस्तु में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हुई प्रत्यक्ष सामग्री। जो प्रत्यक्ष मजदूरी है, इन मजदूरों को जो उत्पादन के निर्माण लगे हुए उनको चुकाई जाने वाली मजदूरी प्रत्यक्ष मजदूरी कहलाएगी। और प्रत्यक्ष व्यय कोई डिजाइन के व्यय है या नक्शा के खर्चे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु से संबंधित है, वो प्रत्यक्ष व्यय। तो ये प्रत्यक्ष व्यय जो भी है, चाहे सामग्री हो, मजदूरी का हो या फिर अन्य व्ययों का हो, ये सारे के सारे खर्चे यहाँ पे किए जा रहे हैं कारखाने में, जहाँ पर वस्तु का निर्माण हो रही है, वस्तु के निर्माण से
में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है ये सारे खर्चे। तो ये प्रत्यक्ष खर्चे, तीनों प्रत्यक्ष खर्चे मिलाकर मूल लागत बनाते हैं। और जो ये अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, ये अप्रत्यक्ष खर्चे मिलकर ऊपरी व्यय कहलाते हैं। ऊपरी व्यय, ओवरहेड्स। तो प्रत्यक्ष खर्चों के अलावा जो अन्य खर्चे हैं वो ऊपरी व्यय कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री का खर्चा, अप्रत्यक्ष मजदूरी का खर्चा और अप्रत्यक्ष व्यय का खर्चा, ये तीनों मिलाकर कहलाते हैं ऊपरी व्यय। ये ऊपरी व्यय कारखाने में भी हो सकते हैं। हमने बात की थी कारखाना प्रबंधक बैठा है तो उसको प्रबंधक का वेतन जो है अप्रत्यक्ष मजदूरी कहलाएगी। यहाँ पे कारखाने में एक सुपरवाइजर नियुक्त है जो केवल देख रेख कर रहा है मजदूरों की, तो उसको चुकाया जाने वाला वेतन भी अप्रत्यक्ष मजदूरी कहलाएगी। अप्रत्यक्ष सामग्री, जब हमने बात की कि यहाँ पे जो मशीनें चल रही हैं उन मशीनों में दिया जाने वाला तेल, ग्रीस, वो अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। और जो हमने बात की थी जो सहायक सामग्री है, जैसे अगर फर्नीचर का निर्माण हो रहा है तो फेविकोल, किले, ये भी अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। इसी प्रकार कुछ अप्रत्यक्ष व्यय भी होते हैं, जैसे कारखाने का किराया है, लाइटिंग का खर्चा है, फिर जो मूल्यह्रास है, वो सारे अप्रत्यक्ष व्यय। तो ये जो अप्रत्यक्ष व्यय है ये मिलकर ऊपरी व्यय बनाते हैं। और ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय कहाँ कहाँ होंगे? कारखाना में भी हो सकते हैं, तो कारखाना ऊपरी व्यय कहलाएंगे। जैसे हमने अभी बात कर ली इन तीनों की, कारखाना में किस किस प्रकार के अप्रत्यक्ष सामग्री के खर्चे, अप्रत्यक्ष मजदूरी के खर्चे और अप्रत्यक्ष व्ययों के खर्चे होते हैं। तो ऊपरी व्यय पहला कारखाना, ऊपरी व्यय कारखाना में भी अप्रत्यक्ष खर्चे हो सकते हैं। जो कारखाना में अप्रत्यक्ष खर्चे हो रहे हैं वो कारखाना ऊपरी व्यय कहलाएंगे। और कार्यालय ऊपरी व्यय, जो ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं अप्रत्यक्ष खर्चे हो रहे हैं, यानी ऑफिस के सारे खर्चे अप्रत्यक्ष ही होते हैं। वो मान लीजिए ये कारखाना है और यहाँ पर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है। इन कार्यालयों में जो खर्चे आ रहे हैं वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, क्योंकि वो वस्तु के उत्पादन से संबंधित नहीं है, वो वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे इन विभागों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन, यहाँ पे जो फर्नीचर है उसका मूल्यह्रास, इन विभागों में जो लाइटिंग का खर्चा है, यहाँ पे जो स्टेशनरी काम में आ रही है वो अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। यहाँ पे जो इन कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है वो अप्रत्यक्ष मजदूरी कहलाएगी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है वस्तु के उत्पादन से। और जो यहाँ पे जो मूल्यह्रास का, फर्नीचर का मूल्यह्रास, लाइटिंग, ये सारे खर्चे जो हो रहे हैं, जो कंप्यूटर का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये जो सारे खर्चे हो रहे हैं ये अप्रत्यक्ष अन्य व्यय कहलाएंगे। तो ये जो कार्यालय में जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी व्यय हो रहे हैं कार्यालय में, वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि वो वस्तु के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते। तो कार्यालय में जो खर्चे हो रहे हैं वो कार्यालय ऊपरी व्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार से विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। जब कारखाना में वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है तो उस वस्तु का उत्पादन करने के बाद जब उस वस्तु को बेचा जाता है तो एक यहाँ पर एक लॉजिस्टिक विभाग होता है, या इसको सेल्स डिपार्टमेंट कह दीजिए, डिस्पैच डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, एक सेल्स विक्रय विभाग होता है। तो जब माल उत्पादन कर लिया जाता है तो इस विक्रय विभाग द्वारा इस माल को बेचा जाता है। तो विक्रय विभाग में भी वहां पे सामग्री का प्रयोग होता है, जैसे स्टेशनरी है तो वो अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाएगी। विक्रय विभाग में विक्रय प्रबंधक है, वहाँ के सेल्समैन है, उनको जो वेतन दिया जा रहा है वो अप्रत्यक्ष मजदूरी कहलाएगी। और जो वहाँ के जो खर्चे हो रहे हैं, अन्य खर्चे हो रहे हैं, ऑफिस के जो खर्चे हैं या फिर वितरण में जैसे गाड़ियों को भाड़ा दिया जा रहा है, वो सारे खर्चे अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। तो जो विक्रय और वितरण से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, और उन अप्रत्यक्ष खर्चों का ऊपरी व्यय होते हैं। तो प्रत्यक्ष सारे खर्चे वो कारखाना में होंगे और प्रत्यक्ष तीनों खर्चों को मिलाकर मूल लागत कहलाती है। और जो भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं उनको ऊपरी व्यय कहा जाता है। और ऐसे ऊपरी व्यय कारखाना में भी हो सकते हैं, और जो कार्यालय के खर्चे हैं उनको कार्यालय ऊपरी व्यय कहा जाता है, और जो विक्रय एवं वितरण से संबंधित है उनको विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय कहा जाता है। वर्क्स ओवरहेड, इनको ओवरहेड कहा जाता है, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स ऊपरी व्यय को ओवरहेड्स कहा जाता है इंग्लिश में।
तो आज हमने लागत का वर्गीकरण एवं लागत के तत्वों के बारे में बात करी। अब कल हम ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो कारखाना उपरिव्यय के अंदर आते हैं, ऐसे कौन कौन से खर्चे जो कार्यालय उपरिव्यय के अंदर आते हैं, और ऐसे कौन कौन से खर्चे जो विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय के अंतर्गत आते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। फिर एक इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो हमने पढ़ाई की है, जो भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।